गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है कौन सी संख्या, जो दी गई संख्या है वो और कितनी संख्याओं से विभाजित होगा। जैसे हम आपसे कहें 4 के गुणनखंड बताइए, गुणनखंड बताइए, तो 4 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? इसका मतलब है 4 किस किस संख्या से विभाजित है। तो आप कहेंगे सर 4 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और 4 से विभाजित है। समझ में आ गया ना? 4 के कितने फैक्टर हैं? 3 है ना, 1 2 और 4। हम आपसे कहें 6 के कितने फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे सर 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो 4 के कितने फैक्टर हैं? 6 के कितने फैक्टर हैं? 4। एग्जाम में पूछेगा ये फैक्टर। हम आपसे कहें 12 के कितने फैक्टर हैं, इसका मतलब 12 किससे से किससे विभाजित है। तो 12 1 से विभाजित है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। इसका मतलब 12 के कितने फैक्टर? 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया सबको? तो किसी भी संख्या के फैक्टर की संख्या निश्चित होती है कि अनिश्चित? निश्चित होगी ना। जैसे 4 के 3, 6 के 4, 12 के 6, यानी किसी भी संख्या का अगर फैक्टर निकालना होगा तो इसकी संख्या निश्चित होगी। जैसे हम कहें 24, मान लीजिए बड़ी संख्या लिखते हैं 24, तो 24 के कितने फैक्टर? तो आप कहेंगे 1 से विभाजित, 2 से विभाजित, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। कितने फैक्टर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 12 के कुल कितने फैक्टर हैं? 8। बता सकते हैं ना सब लोग? 12 के 8 फैक्टर हैं। सॉरी हाँ, 24 के 8 फैक्टर हैं। इसका मतलब 4 के 3 फैक्टर थे, 6 के 4 फैक्टर हैं और 12 के 6 फैक्टर हैं और 24 के 8 फैक्टर हैं। तो फैक्टर समझ में आ गया होगा। फैक्टर या गुणनखंड का मतलब होता है दी गई संख्या किससे किससे विभाजित है। तो जैसे अभी हम तो इसके पहले वाला सवाल लिखे थे कि 16 के गुणज कौन से हैं, मल्टीपल कौन से हैं, तो आपने कहा 32। लेकिन हम पूछते 16 का फैक्टर कौन सा है, तो आप कहते उसमें 2 और 8, क्योंकि 2 से भी वो 16 कट जाता और 8 से भी कट जाता। समझ में आ गया ना सबको? तो दोनों में देखिए अभी तो सही है, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछेगा फैक्टर, लगा के आ जाएंगे गुणनखंड, गुणज। एग्जाम में ये वाला सवाल कैसे पूछेगा? एक सवाल 28 का गुणनखंड है। पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 28, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 16। कौन सा लगाएंगे? 28 के कौन से गुणनखंड हैं? निम्नलिखित में से 28 के गुणनखंड कौन से हैं? 4 ही है ना और 28 भी है। तो अब अगर मतलब ऑप्शन में नीचे अलग से लिखते हैं तो इसमें 2 गुणनखंड है, ये दोनों, 4 भी है और 28 भी है। पहचान जाएंगे ना सब लोग? इसका मतलब इस 28 को कौन कौन सी संख्या काट देगी, वो संख्या होती है फैक्टर। और 28 किसको किसको काट देगा, सही ना, तो वो संख्या क्या होता है? गुणज। जैसे 28 का गुणज कौन सा होगा? 28 होगा, 56 होगा, 280 होगा। 28 का पहाड़ा वाला सब क्या होगा? 28 का गुणज होगा। और इसका मतलब क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि देखिए अगर आपसे गुणनखंड पूछता है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? वह संख्या स्वयं होती है। 4 की सबसे बड़ी गुणनखंड 4, 6 का सबसे बड़ा गुणनखंड 6, 12 का 12, 24 का 24। सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा 1 1 1 होगा। इसका मतलब किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 और सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होगी। है ना? लिख लीजिए इसको भी नोट करके। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है।
1 होता है तथा सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। वह संख्या स्वयं। बताइए किसी को ना समझ में आया हो यहां तक? किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा और सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होगी। गुणनखंड की संख्या निश्चित होगी कि अनिश्चित? निश्चित होगी ना, जबकि गुणज की संख्या अनिश्चित। जैसे अभी हमने आपसे पूछा 24 के कितने गुणनखंड हैं, सवाल लिख सकते हैं। हम आपसे पूछ ले 36 के कितने गुणनखंड हैं, 36 के गुणनखंड, 36 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो कितना आएगा? तो 36 का मतलब फिर से 36 को काटेंगे ऐसे, इसका मतलब 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 4 के बाद 6 से, 9, 12, 12 के बाद 18 और 36, ये आएगा ना। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 36 के कितने गुणनखंड हैं? 9। समझ में आ गया सबको? लेकिन हम आपसे पूछ ले 360 के कितने गुणनखंड हैं, आप शायद नहीं बता पाएंगे। क्या हुआ? बात समझ रहे हैं ना? मतलब ये जुगाड़ कब तक काम करेगा? जब छोटी छोटी संख्याएं होंगी। हम आपसे पूछ ले 120 के कितने गुणनखंड होंगे, शायद बताना संभव, मतलब बता तो लेंगे, लेकिन क्या ऐसे निकाल के बता पाएंगे? बहुत समय लग जाएगा, सही ना। तो अब चलते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ, कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब ये 9 सही है या इसमें कोई छूट गया है, तो क्योंकि ये संख्या 36 था इसलिए लिख दिया गया। लेकिन अभी हम पूछ ले 180 के कितने होंगे, तो 180 किस किस संख्या से कटेगा, कैसे बता देगा आदमी? जल्दी नहीं बता पाएगा ना। दूसरा ये है, लिखने में गलती तो भी हो सकता है, जब बड़ी संख्या होगा पता लगा बीच में एक संख्या छोड़ दी, तो अगर तो गलत भी उत्तर आएगा। तो निकालते कैसे हैं? लिखना आप संख्या का मानक रूप, संख्या का मानक अथवा कैनोनिकल रूप, मानक अथवा कैनोनिकल रूप, संख्या का मानक अथवा कैनोनिकल रूप। संख्या का मानक रूप क्या होता है? संख्या का मानक रूप होता है किसी भी संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनखंड के घात के रूप में लिखना। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में लिखना। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में लिखना, यह होता है संख्या का मानक रूप, या इसे बोलते हैं कैनोनिकल रूप। जैसे हम आपसे कहें 12, तो 12 का गुणनखंड कैसे होगा? 12 का गुणनखंड का मतलब ऐसे गुणनखंड करना है, 2 से कट जाएगा 4 बार, फिर 2 से कटेगा, सॉरी 2 से कटेगा तो 6 बार, फिर 2 से कटेगा 3, 3 से कटेगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। हमने कहा है घात के रूप में लिखना, इसका मतलब इसको 2 के पावर, यहां भी 1 है, यहां भी 1 मान सकते हैं, यहां भी 1 है, तो अगर बेस बेस बराबर तो पावर पावर जुड़ जाता है। इसका मतलब 2 के पावर 2
गुणे 3 के पावर। तो जो ये लिखा गया है इसी को बोलते हैं संख्या का कैनोनिकल रूप। समझ में आया ना, ये इसी को बोलते हैं संख्या का मानक रूप। लिख सकते हैं ना सब लोग। जैसे 36 अभी लिखे थे 36, तो 36 का कैनोनिकल रूप कितना होगा? तो देखिए एक तरीका क्या है 36 को लिखने का, ऐसे हम 36 को विभाजित कर दें, किससे कटेगा? 2 से, 18 आ जाएगा, फिर 2 से काट देंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1। इसका मतलब इसका मान आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, ये लिखेंगे ना। तो ये है संख्या का कैनोनिकल रूप, लिख लेंगे ना सब लोग। हम आपसे कहें 120 का कैनोनिकल रूप कितना होगा? 120 का कैनोनिकल, तो एक चीज समझना, ऐसे आप नहीं करना, थोड़ा समझिए पहले। ऐसे ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखेंगे बहुत समय लगेगा ना। 120 का मतलब कितना होता है? 120 का मतलब होता है 12 गुणे 10, 12 गुणे 10। 12 का मतलब होता है 4 तिहाई 12, 10 का मतलब 5 दूनी 10, 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2, 3 गुणे 5 गुणे। कैनोनिकल रूप हो गया ना। यानी ऐसे बच्चों वाला तरीका हर बार नहीं लगाएंगे। तो इसका कितना लिख देंगे? 2 के पावर क्या है? 1 2 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 5 के पावर लिख देंगे। लिख सकते हैं ना सब लोग। बताइए सभी लोग, 360 का कैनोनिकल रूप होगा, कैनोनिकल रूप होगा 360 का कैनोनिकल रूप कौन सा होगा? दो के पावर 3, 3 के पावर 2 गुणे 5, ये आएगा। हमने ये कहा 360 का गुणनखंड करना है। 360, 360 को आप लिख सकते हैं 36 गुणे 10, लिख सकते हैं ना। 36 धाम में 110 होता है। 36 का मतलब होता है 9 चौक 36। नहीं समझ में आ रहा है क्या? इस 360 को हम 36 गुणे 10 नहीं लिख सकते भाई, थोड़ा सा आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए सभी लोग। अगर ऐसे लिखेंगे तो सही तो है ये तरीका, यानी अब कक्षा 2 में नहीं बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा मन में नहीं करना है, इसी को जो आप लिख सकते हैं वही लिख दीजिए। मतलब हमारे कहने का मतलब बड़ी बड़ी संख्या में तोड़ दीजिए। जैसे इसमें हम 10 से भाग दे सकते हैं ना, हमने 10 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 36 बार जाएगा। हम लोग बड़ी बड़ी संख्या में, बचपन में क्या पढ़े थे कि छोटी छोटी संख्या से काटते हैं। हम आपको क्या सिखा रहे हैं? बड़ी बड़ी संख्या से काट दीजिए। इससे फायदा क्या होगा भाई? 36 काटने के लिए आप 3 बार में काटेंगे, हमने एक के बार में 36 से काट दिया, इससे संख्या जल्दी हो जाएगा बस। तो अब अगर ऐसे आपने काट दिया तो इसको हम 36 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब 36 का गुणनखंड तो मुजवानी कर सकते हैं ना, 9 चौक 36, 18 दूना 36, जो आपके मन में आ जाए। तो हमें पता है कि 36 का मतलब होता है 9 चौक 36 और 10 का मतलब होता है 5 दूनी 10, गुणनखंड हो गया। 9 का मतलब होता है 3 त्रिका 9, ये तो होता है ना। तो चाहे आप 3 गुणे 3, चलिए अभी हम लिख दे रहे हैं ना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, लिखने नहीं पड़ेगा। 3 गुणे 3, 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2, 5 का मतलब होता है 5 गुणे, फिर यहाँ 2 है 2, तो 3 कई बार है? 2 बार, इसका मतलब 3 के पावर 2। 2 कई बार है? तो 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, तो 2 के पावर 3, 5 अकेले है तो 5 के पावर। कैनोनिकल रूप हो गया। कोई दिक्कत है? जितनी बार संख्या लिखा जाता है पावर पावर जुड़ जाता है ना, यहाँ भी एक पावर है, यहाँ भी एक पावर है, तो बेसिक चीज 3 गुणे 3 2 बार है तो 3 के पावर 2 लिखेंगे। 1 2 2 3 बार है तो 2 के पावर 3 लिख दिए।
अब इसी चीज को अगर आप ऐसे 360 को काटेंगे तो ये भी सही है। तो पहले 2 से काटेंगे आ जाएगा 180, फिर 2 से काटेंगे 90, फिर 2 से काटेंगे 45, फिर 3 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। तो भाई ऐसे काट रहे हैं ना, ये तो जोड़ा बनेगा, ये भी सही है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अब ऐसे लिख देंगे तो हर कोई कहेगा अभी ये लेके जी में पढ़ रहे हैं, ऐसे लिख देंगे तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिखिएगा, बस यही अंतर है। वो वाला नहीं था जो आप कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना उसी की तरफ चल रहे हैं, ये उसी का सूत्र है, बिना इसके नहीं लगेगा, वो लग जाएगा ना ये। अगला लिखना अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? देखना, माना कोई संख्या n है तथा उसका कैनोनिकल रूप, कैनोनिकल रूप a के पावर x गुणे b के पावर y गुणे c के पावर z डॉट 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 है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई प्लस जेड होगा, यानी पावर पावर जोड़ लेना है, उसी को बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड की संख्या। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या का कैनोनिकल रूप निकालेंगे, उसके बाद पावर को अगर आपने जोड़ लिया तो ये हो जाएगी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जैसे छोटा सा सवाल देखना, क्वेश्चन 40 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंड की संख्या का मतलब सबसे पहले 40 का कैनोनिकल रूप, तो 40 का कैनोनिकल रूप कितना होगा? 4 गुणे 10। 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो 2 2 बराबर है तो जुड़ जाएगा 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1। तो हमने कहा ये कैनोनिकल रूप हो गया इस टाइप से, तो कैनोनिकल रूप में पावर पावर जुड़ जाएगा अगर अभाज्य पूछा है तो। 3 और 1 4, यानी 3 प्लस 1 बराबर 4, ये अभाज्य गुणनखंड है। 40 के कुल गुणनखंड नहीं है, ये अभाज्य है। जैसे अगर आप 40 को अगर काटेंगे तो 4 गुणनखंड आएगा, 2 से काट देंगे 20, फिर 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1, तो 1 2 3 4। इसका मतलब ये गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए ऐसे आप काट दीजिए, जितने मान आ गए हैं वही अभाज्य गुणनखंड है। समझ में आ रहा है ना सबको? बताइए 120 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 120 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड है? 120 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? कितना आएगा? कुल जोड़ के बताना, नहीं इकट्ठा कितना आएगा, कैनोनिकल रूप नहीं बताना है। 5।
तो सबसे पहले 120 का कैनोनिकल रूप लिखेंगे। हमने कहा 120 का मतलब होता है 4 तिहाई 12 और 5 दूनी 10। 4 का मतलब यहां 2 बार 2 है, तो 2 बार यहां 2 है और एक 2, यानी 2 की पावर 4 गुणे 5, ये तो आएगा ना। अच्छा सॉरी, 4 तिहाई 12 होता है, सही है, मतलब ये 4 तिहाई 12, तो 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, ये आएगा। तो देखिए यहाँ पावर नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ एक लिखा रहता है, तो अभाज्य संख्या मतलब कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा, पावर पावर जुड़ेगा, 3 + 1 + 1 5, लगा लेंगे ना सब। इसी सवाल का उत्तर बताने के लिए आप 120 को ऐसे भी काट सकते थे, 2 से काट देंगे 7, फिर 2 से काट देंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1, तो 2 आएगा 3 बार, 3 आएगा 1 बार और 5 आएगा 1 बार। तो यहां भी जोड़ लीजिएंगे तो 5 आएगा, यहां से भी 5 ही आएगा। अभाज्य गुणनखंड की संख्या बता सकते हैं ना सब। अगला लिखिए, कुल गुणनखंड की संख्या। गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। देखिए अगर कोई संख्या लिखी है n और इसका कैनोनिकल रूप कैसे लिखा है, a के पावर x गुणे b के पावर y गुणे c के पावर z, डॉट 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 का मतलब ऐसे और भी हो सकता है, सही ना। इस टाइप का अगर कोई कैनोनिकल रूप लिखा है तो कुल गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे, तो कुल गुणनखंड की संख्या बराबर हो जाएगी, कुल गुणनखंड की संख्या बराबर x + 1 y + 1 और z + 1, इनका आपस में जोड़ के गुणा कर देंगे। क्लियर है। इन सब में पावर में एक एक बढ़ा देंगे और उनका आपस में गुणा कर देंगे, यह आ जाएगी कुल गुणनखंडों की संख्या। हमने ये कहा कि किसी भी संख्या का सबसे पहले कैनोनिकल रूप लिखेंगे। कैनोनिकल रूप समझ में आ गया होगा, किसी भी संख्या के गुणनखंड में जो अभाज्य संख्या है उनके पावर के रूप में लिखना कैनोनिकल रूप कहलाता है, जैसे अभी लिख रहे थे। तो ऐसे पावर में लिख लेंगे पहले, उसके बाद पावर पावर में एक एक बढ़ा देंगे, जैसे x अगर आएगा तो x में 1 बढ़ा देंगे, y आएगा तो दूसरे में भी 1 बढ़ा देंगे, तीसरे पावर में भी 1 बढ़ा देंगे, उसके बाद सब का आपस में गुणा कर लेंगे। जैसे उदाहरण समझना, जैसे हमने सवाल पूछा था ना कि 36 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो अब इससे भी चेक करते हैं क्या वही उत्तर आएगा। लिखना 36 के कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या बताइए। 36 के कुल गुणनखंड की संख्या, तो सबसे पहले 36 का क्या लिखेंगे, कैनोनिकल रूप। कैनोनिकल रूप कितना आएगा, 9 × 36, तो 9 गुणे 4, कैनोनिकल रूप हो जाएगा 3 के पावर 2 गुणे 4 के पावर 2 के पावर 2, ये आएगा ना कैनोनिकल रूप। हमने कहा कुल गुणनखंड की अगर संख्या पूछेगा तो सबके पावर में एक एक बढ़ाएंगे, तो 2 के पावर में 1 बढ़ाएंगे 2 + 1, इसके पावर में भी 1 बढ़ाएंगे तो 2 + 1, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 त्रिका 9। अभी 9 आया था ना 36 में, यहां से भी आ जाएगा। किसी को दिक्कत है यहां तक।
240 के कुल गुणनखंड संख्या है। 240 के कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है? बीस 20। अब देखिए 240 का 20 संख्या लिखना आसान काम नहीं है, जो भी आया होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 240 का कैनोनिकल रूप। तो 240 को लिखने का तरीका हमने कहा कि आप गुणनखंड मतलब ऐसे टेबल बना के मत करिए। 240 को आप लिख सकते हैं, हाँ 24 गुणे 10, जो आपके समझ में आ जाए वो लिख दीजिए। 24 का मतलब होता है 12 दूना 24, 8 त्रिक 24, ये होता है ना 8 त्रिक 24 होता है, 8 त्रिक 24 और 10 का मतलब 5 दूनी 10। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और एक 2 यहां लिखा है, इसका मतलब 2 के पावर 4। एक 3 है और एक 5 है, यहां पावर 1 लगा देंगे। पूछा कुल गुणनखंड की संख्या, तो कुल गुणनखंड संख्या में क्या करेंगे, पावर में एक एक बढ़ाएंगे और आपस में गुणा कर देंगे। 4 से 1 बढ़ाएंगे 5, 1 से 1 बढ़ाएंगे 2, यहां भी 1 से 1 बढ़ाएंगे 2, तो 5 दूनी 10 दूना 20। इसका मतलब यह है कि 240 20 संख्याओं से विभाजित है। समझ में आ गया ना? इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 240 कितनी संख्याओं से विभाजित है। तो 240 कितनी संख्याओं से विभाजित है? 20। क्लियर रहेगा ना? चलिए अगला सवाल बताइए। तीन 360 कितनी संख्याओं से विभाजित है? 360 कितनी संख्याओं से विभाजित है? बीस 36 को कितने लिख सकते हैं? 9 चौक 36, जो भी आपके मन में आए लिख दीजिए। 18 दूना 36, एक लाइन और लिखना पड़ेगा। नौ का मतलब 3 गुणे 3 यानी 3 के पावर 2 होगा। कितना है? 24। आप लोगों का 360 का कैनोनिकल रूप लिखना है। 360 का मतलब होता है 9 चौक 36, तो 9 चौक 36 गुणे 5 दूनी 10। 9 का मतलब 3 के पावर 3, सॉरी 3 के पावर 2। 4 का मतलब 2 के पावर 2 और 1 2 यहां है, तो 2 के पावर 3, 5 के पावर 1 किया गया कैनोनिकल रूप। कितनी संख्याओं से विभाजित है? तो पावर में 1 बढ़ाएंगे और आपस में गुणा कर देंगे, तो 3 गुणे 4 गुणे 1, 2 बढ़ा देंगे। 2 से बढ़ाएंगे 3, 3 से बढ़ाएंगे 4, 1 से बढ़ाएंगे 2, तो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। 360 कुल 24 संख्याओं से विभाजित है। लग जाएगा ना सबका?
चलिए एक सवाल और बताइए। 400 कितनी संख्याओं से विभाजित है? 400 कितनी संख्याओं से विभाजित है? चार सौ का गुणनखंड अगर नहीं कर पा रहे तो ऐसे लिख के काट दीजिए, सही ना? प्रयास तो करिए। 400 का गुणनखंड कितना आ गया? हाँ तो 40 गुणे 10 सही है, 8 पंचे 40 सही है, 5 दूनी 10 सही है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 सही तो है। फिर 4 को हम 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 2 का मतलब यहाँ 2 बार 2 है और एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 कितनी बार हो गया? 4 बार। तो लिख देंगे 2 के पावर 4, सही तो लिख रहे हो। 5 कितनी बार? 2 बार है बस। ये कैनोनिकल रूप हो गया, पावर में एक एक बढ़ा के गुणा कर देना है। लग जाएगा ना सबका? अब देखिए 400 का गुणनखंड करना है, तो जो नहीं कर पा रहे हैं वो 400 अभी लिख के ऐसे भी कर सकते हैं, ना? 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 200, फिर 2 से काट देंगे 100, फिर 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1, ये तो आएगा ना? इसका मतलब ये हो गया 400 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 2। हमने कहा कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे? पावर में एक एक बढ़ाएंगे और आपस में गुणा कर देंगे। तो 4 से 1 बढ़ाएंगे 5, 2 से 1 बढ़ाएंगे 3, 5 3 15, यानी 400 कुल 15 संख्याओं से विभाजित है, या इसी को कह सकते हैं 400 के 15 गुणनखंड हैं। समझ में आ गया? हमने कहा अगर आप क्योंकि ऐसे लिख रहे हैं तो थोड़ा सा समय लग सकता है या बच्चों वाला तरीका हो जाएगा। इसी 400 को हम लिख सकते थे 20 गुणे 20, 20 विषयम 400, और 20 का मतलब होता है 4 पंचे 20, यहां फिर से आ जाएगा 4 पंचे 20। हम देख रहे हैं कि इस 4 में 2 बार 2 है, इस 4 में 2 बार 2 है, इसका मतलब 2 कई बार है? 4 बार है। 5 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो 5 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत है? अब तो देखिए हमने आपको 3-4 चीज बताया। हमने बताया कैनोनिकल रूप कैसे निकालते हैं, तो कैनोनिकल रूप में बेस अभाज्य होना चाहिए, पावर के रूप में लिखा होना चाहिए, ये हो गया कैनोनिकल रूप। अगर आपसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो सीधे सीधे पावर जोड़ देना है। पूछेगा कुल गुणनखंड की संख्या, तो पावर में एक बढ़ा के आपस में गुणा कर देना है, निकल जाएगा ना सबका? चलिए अब हम लोग